वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 इंग्लिश रीडर थर्ड। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इसमें बच्चों एक पत्रकार हैं फिरदौस कांगा। वे मिलने जाते हैं स्टीफन हॉकिंस से। उसी मुलाकात के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है और दोनों लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये हमारी कहानी है। देखिए, इसकी जो राइटर है वो भी फिरदौस कांगा ही हैं और इनकी जो बुक है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, हेवन ऑन व्हील्स यानी पहियों पर स्वर्ग नामक इनकी जो किताब है उसी का कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर जो अंश लिया गया है उसमें बच्चों उनके कैम्ब्रिज जाने और उनके स्टीफन हॉकिंस से मुलाकात के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। A visit to Cambridge। A visit to Cambridge हमारे चैप्टर का नाम है A visit to Cambridge। विजिट का मतलब है बच्चों यहाँ पर भेंट या दर्शन करना और कैम्ब्रिज जो है वो हमारा विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? A visit to Cambridge, मतलब है कैम्ब्रिज की यात्रा। This is the story of meeting between two extraordinary people। Extraordinary का मतलब है बच्चों असाधारण, स्टोरी का मतलब कहानी। तो यह कहानी है दो असाधारण लोगों के आपस में मुलाकात की। मीटिंग का मतलब मुलाकात। Both of them differently abled। उनमें से दोनों ही अलग तरह से सक्षम थे। डिफरेंटली एबल्ड, पहले बच्चों हम यूज करते थे वर्ड डिसेबल जिसको हम कहते थे असक्षम। अब हम वो वर्ड यूज नहीं करते हैं, पुरानी किताबों में वही लिखा था। अब हम जो वर्ड यूज करते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है अलग रूप से सक्षम। क्योंकि ईश्वर अगर किसी की कोई एक क्षमता छीनता है बच्चों तो उसका जो दूसरा सेंस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो अभी आगे हम इसी कहानी में उसके बारे में भी जानेंगे। स्टीफन हॉकिंस, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। अब देखिए यहाँ पे कई वर्ड यूज हुए हैं बच्चों। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है खगोल शास्त्री, जो आपका अंतरिक्ष के बारे में, उसमें जो आपके ग्रह हैं उनके बारे में, समय के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। सफर्स का मतलब जो गुजर रहे थे या झेल रहे थे। पैरालाइसिस का मतलब है बच्चों लकवा और कन्फाइंस का मतलब ला दिया था। व्हील चेयर का मतलब आप समझते होंगे, जो पहियों वाली कुर्सी होती है उसको हम व्हील चेयर कहते हैं, जो अधिकतर बीमार लोग या दिव्यांग लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस एक खगोल शास्त्री जो लकवे के एक प्रकार से जूझ रहे थे, जिसने उन्हें एक व्हील चेयर पर ला दिया था। एंड allows him to speak only by punching buttons on a computer। और उन्हें केवल उतना ही बोलने लायक सक्षम छोड़ा था कि वो कंप्यूटर पर बटन को दबाकर अपनी बात कह सकते थे। मतलब वो अपनी केवल 2 उंगलियों से बच्चों कंप्यूटर पर जो बटन है वो दबाते थे और उसी से उनकी बातें जो हैं वो बोल पाते थे। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा कौन थे बच्चों? एक लेखक, अ राइटर एंड, और जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार। तो फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार। Who lives and works in Mumbai, जो मुंबई में रहते थे और काम करते थे। कांगा was born with brittle bones and like Hawkins move around in wheelchair। ब्रिटल बोन्स का मतलब क्या बच्चों? कमजोर हड्डियां। कांगा कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे और हॉकिंस की ही तरह व्हील चेयर पर
चलते थे। ठीक है, व्हील चेयर के सहारे वो चलते थे। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। मेटाफोर का मतलब होता है बच्चों रूपक। ये एक तरह का अलंकार होता है जिसमें दो चीजों का एक ही मतलब हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, यानी कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का ही दूसरा नाम था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और यह विचित्र था कि जब मैंने इसे छोड़ा। आगे पढ़ते हैं। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं बिल्कुल कुछ और ही बन गया था। अब हम पूरी लाइन का मतलब समझेंगे बच्चों। लेखक कहते हैं यहाँ पे फिरदौस कांगा कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का ही दूसरा नाम था, और यह विचित्र था कि जब मैंने इसे छोड़ा तो मैं बिल्कुल कुछ और ही बन गया था। मैं बिल्कुल कुछ और ही बन गया था, यानी जो व्यक्ति जिस रूप में, जिस सोच के साथ वो कैम्ब्रिज पहुंचे थे, जब उन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ा तो वो बिल्कुल कुछ और ही बन चुके थे। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंस से मिला था। यानी कि वो स्टीफन हॉकिंस से मिलने के बाद वो एक बिल्कुल नए व्यक्ति, नए सोच के साथ बन गए थे। It was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now. कैम्ब्रिज की यात्रा के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया, बेचारा आदमी जो अब पूरी तरह से असक्षम है। जैसे बच्चों हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहां पे गाइड करते हैं जो उस जगह के बारे में हमें बताता है, उसी तरह से लेखक ने भी एक गाइड किया हुआ था जो उन्हें वहां के बारे में बता रहा था। तो उसने उन्हें बताया कि स्टीफन हॉकिंस बेचारे आदमी जो पूरी तरह से असक्षम हैं। Though he is a worthy successor of Isaac Newton, जबकि वह सर आइजैक न्यूटन के लायक उत्तराधिकारी थे। Whose chair he has at the university, जिसकी कुर्सी उन्होंने विश्वविद्यालय में रखी हुई थी। क्योंकि जो बच्चों स्टीफन हॉकिंस थे वो न्यूटन को अपना आदर्श मानते थे। एंड आई स्टार्टेड, और मैं चौंक गया। अचानक से उन्हें याद आया, वो चौंक गए। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था। क्वाइट फॉरगॉटन का मतलब पूरी तरह से भूल गया था। दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कि यह सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, जो अब तक की यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस भी रहते हैं जो एक बहुत ही बुद्धिमान हैं, तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री हैं। उसके बावजूद उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बुक लिखी है जो अब तक की वहां की बेस्ट सेलर बुक है बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When the walking tour was done, जब हमारी यात्रा खत्म हुई, I rushed to a phone booth, मैं भागते हुए एक फोन बूथ के पास गया। पुराने जमाने में बच्चों टेलीफोन नहीं होते थे, जो हमारे पास मोबाइल फोन है इस तरह के फोन नहीं होते थे। फोन बूथ होते थे, उसमें आप सिक्का डालिए तो आप किसी को फोन कर पाते थे। एक चैम्बर बना होता था बॉक्स जैसा, जिसके अंदर फोन रखे रहते थे और उसमें सिक्के डालने पे आप जो है किसी को कॉल कर सकते थे। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग मैं जो फोन का तार था उसको इतना खींचा
कि लगभग वो फटने, मतलब समझिए टूटने के कगार पे था कि वह मुझ तक पहुंच जाए। अब चूंकि वो विकलांग थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे, और जो फोन बूथ होता था उसमें फोन ऊपर रखा होता था, तो वो क्या किया, उन्होंने उसको खींचा, इतना ज्यादा खींचा कि उसका जो तार है वो लगभग टूटने को आ गया, ताकि वो उन तक पहुंच सके। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और स्टीफन हॉकिंस के घर पर फोन कर दिया। There was his assistant on the line. दूसरी तरफ उनका असिस्टेंट था। And I told him I had come in a wheelchair from India. और मैंने उसे बताया कि मैं भारत से एक व्हील चेयर पर आया हूं। Perhaps he thought I had propelled myself all the way. फिर वो दिमाग में सोच रहे हैं कि जब मैंने ऐसा बोला तो कहीं उसे ये ना लगे कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे चलकर आया हूं, मैंने फ्लाइट वगैरह नहीं ली हुई थी। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, इवन 10 मिनट्स वुड डू। मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूं, अगर केवल 10 मिनट भी हो तो। हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। उसने कहा आधा घंटा, 3:30 से 4। मतलब जो वहां पे असिस्टेंट था उसने क्या जवाब दिया उन्हें, उसने जवाब दिया कि आधा घंटा आपको मिलेगा 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ओवर, और अचानक से मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। जैसे क्या होता है ना बच्चों, अगर हमको कह दिया जाए कि भाषण देना है, और जैसे ही हम माइक के पास जाते हैं और अचानक से हमें डर लगने लगता है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। अक्षमता के साथ बड़े होने पर आप थक जाते हैं ये सुनते हुए लोगों से कि यू टू बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। जैसे जब कोई बच्चों असक्षम होता है तो बार बार कोई भी उससे मिलने जाता है तो कहता है कि बेटा हिम्मत रखो, आप बहादुर हो, बेटा हिम्मत रखो, आप बहादुर हो। तो ये सुन सुन के उन लोगों को थकन हो जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। जैसे कि आपके पास एक हिम्मत का खाता हो और आप इतने आलसी हैं कि उससे आप एक चेक भी ड्रॉ नहीं करा पा रहे हैं। मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि जब लोग आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत बहादुर हो बच्चों, हिम्मत रखो हिम्मत रखो, तो उस लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास एक हिम्मत का खाता है और मैं इतना आलसी हूं कि मैं जाकर उसमें से एक चेक भी भजा पा रहा हूं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. केवल एक चीज है जो आपको हिम्मत देती है कि जब आप अपनी ही तरह किसी और को देखते हैं। Achieving something huge, जिसने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हो। तो जब आप किसी अपने ही तरह दिव्यांग व्यक्ति को देखते हैं और उसने दिव्यांगता के साथ भी बहुत बड़ी चीज अचीव की हो, तो उसको देखकर जो पहला वाला दिव्यांग आदमी है उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, और किसी भी चीज से उसे इतनी हिम्मत नहीं मिलती है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ संभव है और आप कितना आगे जा सकते हैं जितना आपने अभी तक सोचा था। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो आईएएस बन गए, तो उन्हें देखकर हमें ये लगता है कि वो दिव्यांग होते हुए भी आईएएस बन गए, और तो हम तो पूरा तरह से सही सलामत है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं और हम उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं जहां तक कि हमने सोचा भी नहीं होता है। I haven't been brave, said his computer voice the next afternoon. I have had no choice.
अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा पैरा कट हुआ है, पुरानी किताब में यहाँ का पैरा था। यहाँ पर होता क्या है, कांगा जाते हैं स्टीफन हॉकिंस के घर, उनके सामने बैठते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न करने हैं। तो इसके पहले भी उन्होंने उनसे कई प्रश्न किए थे। तो यहाँ पर जो वो प्रश्न करते हैं कांगा, वो ये कहते हैं कि क्या आप शुरू से ही इतने बहादुर थे कि आप इतनी अक्षमताओं के साथ भी इतना कुछ अचीव कर सके। उसके उत्तर में स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं, वो जो है पैरा यहां से शुरू हुआ है बच्चों। तो वो कहते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव, आई हैव हैड नो चॉइस। His disembodied computer voice the next afternoon. अगली दोपहर अपनी असंबद्ध कंप्यूटर की आवाज में उन्होंने कहा, क्या कहा, I haven't been brave, मैं बहुत बहादुर नहीं था। I have had no choice, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet. अब लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं अवश्य यह कहना चाहता था कि इस असक्षम, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब असक्षम शरीर के साथ इतनी क्रिएटिविटी से रहना भी आपकी क्षमता ही थी, लेकिन मैं चुप रहा। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फील गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता तो मुझे बहुत ही गिल्टी यानी दुखी महसूस होता कि मैं उन्हें फोर्स कर रहा हूं उत्तर देने के लिए, क्योंकि उनका उत्तर देना बच्चों बहुत कठिन था। तो उन्हें बार बार जब भी वो बात कर रहे थे तो ये महसूस हो रहा था कि मैं उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हूं। There he was, tapping at the little switch in his hand. वह वहां थे और अपनी उंगलियों से एक जो है स्विच को टैप कर रहे थे। Trying to find the words on his computer. क्या करते थे वो बच्चों, अपनी उनकी केवल उंगलियां काम करती थी तो अपनी उंगलियों से एक स्विच दबाते थे और उससे वो जो कंप्यूटर का उनको सामने दिखाई देता था कीबोर्ड, उसके वर्ड्स, शब्द को जो है अक्षर को ढूंढने की कोशिश करते थे और उनसे शब्दों को बनाने के लिए कोशिश करते थे। With the only bit of movement left to him. केवल इतनी ही हरकत उनके शरीर में बची हुई थी। क्या केवल उनकी उंगलियां ही पूरे शरीर में काम करती थी और पूरा शरीर उनका काम नहीं करता था, और उसी से वो अपनी बात कह पाते थे। इसी वजह से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था, जब जब वो उनसे प्रश्न कर रहे थे और उन्हें बोलना पड़ रहा था तो उन्हें लगता था कि वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं उत्तर देने के लिए। His long pale fingers, उनकी लंबी पीली पड़ी हुई उंगलियों के द्वारा। So often his eyes would shut in frustrated exhaustion. So often, ऐसा कई बार हुआ, his eyes would shut, उनकी आंखें बंद हो गई, in frustrated exhaustion. Frustrated exhaustion का मतलब है बच्चों निराश थकावट, मतलब वो निराश हो जा रहे थे, थक जा रहे थे, क्योंकि उनको एक शब्द लिखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, कई बार निराशा में उनकी आंखें इस तरह बंद हो जा रही थी। And sitting opposite him, I could feel his anguish. और उनके सामने बैठकर मैं उनके इस एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर पा रहा था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentence stiff as corpses. The mind buoyant with thoughts, उनका दिमाग प्रसन्न विचारों से भरा हुआ था, लेकिन they came out in frozen phrases, लेकिन वे बाहर कैसे आ रहे थे, जमे हुए वाक्यांश की तरह, and sentences stiff as corpus, और उनके जो उनके वाक्य थे बच्चों, वो कैसे थे, जैसे एक लाश की तरह कड़क थे।
ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका पूरा शरीर कड़ा पड़ जाता है, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो शब्द बाहर आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि जैसे कोई लाश की तरह कड़क शब्द। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बच्चों, फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पस। इसका मतलब है कि बिना भाव के, बिना किसी भावना के उनके शब्द बाहर आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो भी उनकी बात थी बच्चों वो आ रही थी आपकी कंप्यूटर वॉइस से। तो हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारा जो स्पीच का टोन होता है उससे हम पता कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति दुख में बोल रहा है या खुशी में बोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमको बोलना है अच्छा, अब कोई व्यक्ति बोल सकता है अच्छा, तो इसका मतलब उसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, और कोई बोलता है अच्छा मतलब कि हाँ ये अच्छा है। तो वर्ड तो वही है लेकिन हम पता कैसे करते हैं, भाव से, और वो भाव उनके शब्दों में नहीं था क्योंकि वो वॉइस कहां से आ रही थी, कंप्यूटर से। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said. मैंने कहा, अब वो फिर से उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसेबल पीपल यानी असक्षम लोग क्रॉनिकली अनहैप्पी यानी हमेशा दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। मैं जानता हूं कि ये मेरे लिए यह सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। क्या आप अपने अंदर अंदर कभी हंसते हैं। अब वो पूछ रहे हैं हॉकिंस से, कांगा पूछ रहे हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो असक्षम व्यक्ति हैं वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। मैं खुद से यह जानता हूं कि ऐसा सच नहीं है। तो क्या आप भी कभी अपने अंदर अंदर हंसते हैं। About 3 minutes later he respond. लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने उत्तर दिया। अब इतना समय क्यों लगा, कंप्यूटर में एक एक अक्षर को टाइप करने में इतना टाइम तो बच्चों लगेगा। I find it amusing when people patronize me. मैं बहुत ही विनोदी महसूस करता हूं जब लोग मुझे संरक्षण देना चाहते हैं। अब पेट्रोनाइज का मतलब क्या है, जैसे बहुत से लोग बच्चों विकलांग लोगों को देखकर दया दिखाते हैं, तो वही यहाँ पर पेट्रोनाइज वर्ड यूज हुआ है। अम्यूजिंग का मतलब अंदर अंदर हंसना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग मुझ पर दया करते हैं, ठीक है, या मुझे संरक्षण देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। और क्या आपको दिक्कत महसूस होती है जब मेरे जैसा कोई आ जाता है और आपके काम में डिस्टर्ब करता है। फिर कांगा जो है पूछ रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से प्रश्न। द आंसर फ्लैश्ड यश। उत्तर चमका क्या, हाँ। अब क्यों चमका यहां लिखा है बच्चों, फ्लैश्ड का मतलब आया, अचानक से आया। कहां आया, स्क्रीन पे। कौन सी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि वो जो भी लिख रहे थे वो कहां लिख रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल। और फिर वो अपनी एक तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ऊपर जो है हमारा फिगर जो बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे हंसते हुए उन्हें देखा। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई थी। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और मैं समझ गया कि बिना मैं सेंटिमेंटल या सिली हुए, मतलब कि बहुत भावनाओं में ना बहते हुए भी, मैं ये समझ गया कि इस समय मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक को देख रहा हूं। अब यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो है वो उस समय जब वो हंस रहे थे तो उस समय वो उनको दुनिया के सबसे सुंदर आदमियों में से एक दिखाई दिए। कौन, स्टीफन हॉकिंस। A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक चौंका देती है। Because he is like a still photograph. क्योंकि वो बिल्कुल एक चित्र की तरह दिखाई देते हैं। As if all those pictures of him in magazine and newspaper have turned 3-dimensional. कि जैसे कि उनकी जितनी भी मैगजीन या समाचार पत्रों में फोटो आती है वो 3D हो गई हो, 3 डायमेंशनल हो गई हो। मतलब कि
समझिए कि पुस्तक में से निकलकर वो बाहर आकर बैठ गए हों। वो कह रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं थी, तो लेखक ये कह रहा है कि जब पहली झलक उन्हें देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फोटो देख रहे हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt. और उसके बाद आप देखते हो उनका तिरछा झुका हुआ सर, सो श्रंक यानी तिरछी ऊपर की बॉडी, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट और हल्की नीली शर्ट के अंदर आप क्या देखते हो, उनकी तिरछी बॉडी और उनका एक साइड झुका हुआ सर। अब देखिए यहाँ पर फोटो में फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं कि वो जब गए थे तो नीली शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और उनका एक साइड झुका हुआ सर और तिरछी उनकी ऊपर की बॉडी। चूंकि बच्चों उनको पैरालाइज हो गया था तो इसलिए उनकी बॉडी ऐसी ही दिखती थी। द वॉस्टेड लेग, वॉस्टेड लेग का मतलब बच्चों उनके बेकार पैर, यानी जिस पैर में कोई भी जान नहीं थी। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो बोल पड़ेंगी। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वो स्थिर हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ बड़ा और अर्जेंट कहने वाली हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या। जब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस की आंखों में देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी आंखें लगता है कि वो कुछ कहना चाहती हैं, हालांकि वो स्थिर हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा और अर्जेंट कहना चाहती हैं, लेकिन ये कहना कठिन है कि क्या कहना चाहती हैं। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आप पूरी तरह से हिल जाते हो क्योंकि आप कुछ ऐसा देख रहे होते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि आप देखेंगे। मतलब इतनी अक्षमताओं के साथ भी कोई व्यक्ति अगर अपना सारा काम कर रहा है, इतनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, तो आप उनको देखने के बाद एक बार चौंक जाओगे क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी देख सकते हैं। Do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा कि आप क्या सोचते हैं विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है। I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता हूं कि दिव्यांग होने में कुछ भी अच्छी बात है। अब ये कौन कह रहा है, स्टीफन हॉकिंस। I think I said, मैं सोचता हूं, you do discover how much kindness there is in the world. मैंने कहा I think, मैं सोचता हूं कि आप इस दुनिया में देख सकते हैं कि कितनी दयालुता है। अब लेखक के विचार अलग हैं और स्टीफन हॉकिंस के अलग। स्टीफन हॉकिंस सोचते हैं कि असक्षम होने के बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं है, जबकि लेखक सोचते हैं कि आप जब असक्षम होते हैं तो आपको यह दिखाई देता है कि दुनिया में अभी भी कितनी दयालुता है। Yes, he said, उन्होंने कहा हाँ। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection. अब उत्तर क्या दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन लेखक ये नहीं समझ पाए कि वो हाँ उन्होंने किस अर्थ में दिया। तो वही वो कह रहे हैं कि it was a disadvantage, यह एक बुरी बात थी उनके वॉइस सिंथेसाइजर की कि यह कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं देख सकता था, कोई भी भाव नहीं बता सकता था। नो शेड्स नो टोन्स, कोई भी आपको शेड नहीं बता सकता था, ना ही टोन। जैसे कि अगर हम खुश होते हैं तो हम बहुत तेज तेज आवाज में बोलते हैं, दुखी होते हैं तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन वॉइस सिंथेसाइजर में हम इस चीज को नोट नहीं कर सकते थे। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, और मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कितने उत्साहपूर्वक वह मुझसे सहमत
थे। enthusiastically का मतलब क्या है बच्चों? उत्साह पूर्वक। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of 30 minutes count. जितनी बार भी मैं अपनी चेयर घुमाता और अपनी कलाई को मोड़कर समय को देखता, मैं चाहता था कि मैं उस 30 मिनट के हर एक क्षण को यूज कर सकूं, अच्छे से यूज कर सकूं। I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. Exhilaration का मतलब है बच्चों जिंदा दिली, पॉसिबिलिटीज का मतलब है संभावनाएं। मुझे बड़ी राहत महसूस हुई और मेरे शरीर की संभावनाओं में जिंदा दिली महसूस हुई। How little it matters then that I would never walk or even stand. यह कितनी छोटी सी बात है कि मैं कभी चल नहीं सका या खड़ा नहीं हो सका। मतलब स्टीफन हॉकिंस को देखने के बाद लेखक को, कांगा को अपने शरीर में एक बड़ी राहत महसूस होती है कि यह कितनी छोटी बात है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो सका और मैं कभी चल नहीं सका, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा अक्षमताओं के साथ भी स्टीफन हॉकिंस उनसे कहीं बड़े रुतबे पे थे और उनसे कहीं ज्यादा चीजों को हासिल किया हुआ था। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? Beyond cliche का मतलब है बच्चों घिसी पिटी बातों से ऊपर। तो इन सभी घिसी पिटी बातों के ऊपर मैंने उनसे कहा कि how he had been an inspiration, आप कैसे मेरे लिए, for me, आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित ही दूसरों के लिए। क्या यह सोच आपके लिए मदद करती है? नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और तब मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा। When your body is a claustrophobic room, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम का मतलब बच्चों घुटन भरा कमरा, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, मतलब कि एक बहुत छोटा सा कमरा हो, उसमें आपको बंद कर दिया गया हो और उसकी भी दीवारें दिन प्रतिदिन सिकुड़ रही हो, तो वैसा ही वो कह रहे हैं कि तब मुझे महसूस हुआ कि उनका शरीर तो एक घुटन भरे कमरे की तरह है और दिन प्रतिदिन जिसकी दीवारें सिकुड़ती जा रही हैं, यानी दिन प्रतिदिन उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कि बाहर जो लोग खड़े हैं, अगर उस कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और हंस रहे हैं कि आप अभी तक सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं बच्चों कि अगर आपको किसी एक छोटे से घुटन भरे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन सिकुड़ रही हैं, और बाहर कमरे के बाहर आपको बताया जाए कि कुछ लोग खड़े हैं जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इतनी मुसीबतों में भी आप सांस ले रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए कुछ मायने रखेगा? तो नहीं रखेगा। तो इसीलिए स्टीफन हॉकिंस ने उत्तर दिया कि नहीं। Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better. क्या आप डिसेबल लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे? They should concentrate on what they are good at. तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि उन्हें उस पर ध्यान लगाना चाहिए जिसमें वे बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर कोई डिसेबल है, कोई दिव्यांग है बच्चों, तो हमें उनकी कमियों पर नहीं, उनके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी और उस खूबी पर हमें उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसमें वे सबसे अच्छे हैं। The half hour was up. आधा घंटा खत्म हो गया। I think I have annoyed you enough, I said, grinning. मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि मैं सोचता हूं कि मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया है। थैंक यू फॉर, इस सब के लिए आपका धन्यवाद। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening.
मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और व्हील्ड आउट का मतलब बच्चों व्हील चेयर पर चला गया, गर्मियों की शाम में बाहर चला गया, मतलब कि अपने व्हील चेयर से वो उनके घर से बाहर निकल गए। तो ये रही बच्चों हमारी कहानी फिरदौस कांगा की, फ्रॉम हेवेंस ऑन व्हील्स। और इसमें बच्चों दिखाया गया है कि फिरदौस कांगा भी विकलांग थे और जो है वो अपने मन ही मन सोचते थे कि विकलांग होना कितनी दुखी बात है, और वो उनके तरफ से तमाम उनके अंदर सोच थी, और वो उनके लिए ब्रिटिश का मतलब उनके लिए कैम्ब्रिज जो है वो ब्रिटेन का एक मेटाफोर था, यानी ब्रिटेन का ही एक रूप था। लेकिन जब वो वहां गए और उन्हें स्टीफन हॉकिंस के बारे में उन्होंने सुना तो उन्हें याद आया कि नहीं, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के अलावा भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, जिसमें से एक स्टीफन हॉकिंस है जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। और वो फिर उनसे मिलने जाते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर उन प्रश्नों का कुछ अंश जो है वो हमें दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, एस्ट्रोफिजिसिस्ट तारा भौतिकविद, एग्जॉशन बहुत थकाने वाला, एक्सिलरेशन रोमांच, इन्फ्लेक्शन बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव, प्रोपेल्ड आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को धकेलना, क्लास्ट्रोफोबिक छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत, मतलब जो एक कमरा रहे छोटा सा और उससे आप डरते हो तो उसको क्लास्ट्रोफोबिक बोलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस। तो इसका आंसर बच्चों हम यही लिख लेते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बुक का नाम था बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो बच्चों इसका आंसर हम लिख लेते हैं। बच्चों यहां पर हमसे पूछ रहा था अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब लेखक के अनुसार क्या चीजें थी जो विकलांग लोगों को मजबूत बनाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबॉडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज, मतलब लेखक के अनुसार जो चीजें डिफरेंटली एबल्ड पीपल को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं वो क्या है, अपने जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, वैज्ञानिक ने डिसेबल लोगों के लिए क्या मैसेज दिया। तो इसको भी हम यहाँ आंसर में लिख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज to the disabled that they should concentrate on what they are good at, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार उन्होंने जो डिसेबल्ड को मैसेज दिया कि उन्हें वे करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उसी पे ध्यान देना चाहिए जिन चीजों में वे अच्छे हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंस, व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। जो लेखक हैं बच्चों वो स्टीफन हॉकिंस को अपना बहुत बड़ा जो है कृतज्ञता देते हैं, और ये कृतज्ञता क्या थी। तो इसको हम आंसर में लिख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसका आंसर होगा द राइटर सेड दैट ही वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लेखक कहते हैं स्टीफन हॉकिंस से कि आप इस पूरी दुनिया में जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक महान प्रेरणा है। नेक्स्ट बच्चों हम सॉल्व करेंगे वर्ड पावर। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। वन हु कैन नॉट सी, ऐसा पर्सन जो देख नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंधा। तो अंधे को यहाँ इंग्लिश में हम लिखते हैं ब्लाइंड। तो यहाँ पे हमारा क्या भर देंगे बच्चों हम, ब्लाइंड। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहरा। जो सुन नहीं सकता बच्चों उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डेफ। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DEAF। वन हु कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गूंगा। गूंगे को इंग्लिश में हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डम्प। अब डंप लिखा है लेकिन हम बोलते क्या है, डम्प।
वन हु कैन नॉट वॉक, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, लेम, LAME। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, असाक्षर। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे इलिटरेट, इलिटरेट। इस तरह से बच्चों हम इसको भर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, वॉक एंड स्टिक। वॉक का मतलब चलना, स्टिक का मतलब छड़ी। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? It is simple. Adding to the verb and use it before the noun. Put an article at the beginning. A walking stick. मतलब कि आप वर्ब में ing जोड़ दीजिए और उसे नाउन के पहले लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पर वॉक में इन्होंने क्या लगा दिया, ing, और स्टिक के आगे इसे लगा दिया। अ वॉकिंग स्टिक, एक चलती हुई छड़ी। Now make 6 each phrases using the words given in the box. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं हमें, रीड, सेशन, स्माइल फेस, रिवॉल्व चेयर, वॉक टू, डांस डॉल और विन चांस। तो यहाँ पे हमको सब में ing लगाना है और उसके आगे लिख देना है बच्चों। तो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप कॉपी में एक चार्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। देखिए रीड और सेशन के लिए हमारा हो जाएगा अ रीडिंग सेशन। देखिए ing लगा दिया हमने रीड के आगे और सेशन वैसा का वैसा हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा स्माइल फेस, तो हम लिख सकते हैं अ स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट है रिवॉल्व और चेयर, तो हम लिख सकते हैं अ रिवॉल्विंग चेयर। वॉक एंड टूर, इससे क्या बनेगा बच्चों, आप लिख सकते हैं वॉकिंग टूर, वॉकिंग टूर। नेक्स्ट हमारा डांस डॉल, तो आप लिख सकते हैं अ डांसिंग डॉल। इस तरह से आप बना सकते हैं। विन और चांस है तो अ विनिंग चांस। इस तरह से बच्चों आप बनाएंगे अ रीडिंग सेशन, अ स्माइलिंग फेस, अ रिवॉल्विंग चेयर, अ वॉकिंग टूर, अ डांसिंग डॉल और अ विनिंग चांस। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं अपना, यूज नाइदर नॉर टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब कह रहा है कि यहाँ नाइदर और नार का यूज करके आप जो है सेंटेंस को जोड़ दीजिए, एक आपके लिए किया हुआ है। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। तो क्या हम लिखेंगे, नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। ना तो मैं कैंडी खाता हूं ना ही केक। अगला है आई डोंट लाइक स्विमिंग, आई डोंट लाइक फिशिंग। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा बच्चों नाइदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉर फिशिंग। ना तो मुझे स्विमिंग पसंद है ना ही फिशिंग पसंद है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। वह नहीं आया, उसने कॉल नहीं किया। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल। ना तो वह आया ना ही कॉल किया। नेक्स्ट है ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। वह ना तो वह पीता नहीं है, वह स्मोक नहीं करता है। नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक, वह ना तो पीता है ना ही स्मोक करता है। नेक्स्ट है शी डिड नॉट लाइक रोम, उसे रोम पसंद नहीं है। शी डिड नॉट लाइक पेरिस, उसे पेरिस पसंद नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नाइदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस। ना तो उसे रोम पसंद है ना ही पेरिस। नेक्स्ट हमसे कह रहा है यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे जगह है बच्चों उसमें या तो हमें ऑल यूज करना है, ऑल माने सभी, या तो बोथ यानी दोनों। टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और द अदर। ही हैज टू ब्रदर्स आर लॉयर्स। उसके दो भाई थे, अब दो है तो हम बोथ का यूज करेंगे, क्योंकि दो जहां पे रहेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, बोथ। तो उसके दो भाई हैं, दोनों वकील हैं।
मोर देन 10 persons कॉल्ड, 10 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, 10 से ज्यादा, यानी जब 2 से ज्यादा होंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल का। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ऑल। ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, सभी तुम्हें देखना चाहते थे। उसके बाद क्या है, दे चीयर्ड द टीम। अब दे का मतलब क्या होता है, वे टीम को उत्साहित कर रहे थे, तो वे मतलब ढेर सारे लोग, तो यहाँ पे भी हम क्या भरेंगे, ऑल। दे ऑल चीयर्ड द टीम, वे सभी टीम को उत्साहित कर रहे थे। हर पेरेंट्स आर टीचर। अब पेरेंट्स कितने होते हैं, माता और पिता, 2 ही होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बोथ। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर, दोनों अभिभावक टीचर हैं। हाउ मच हैव यू गॉट, तुम्हें कितना मिला। गिव मी डैश ऑफ इट। अब बोथ तो होगा नहीं बच्चों, तो यहाँ पे ऑल भरेंगे। गिव मी ऑल ऑफ इट, तुम्हें कितना मिला सभी मुझे दे दो। यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। लेट कहाँ यूज होगा, विदाउट एन एपोस्ट्रोफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स। मीनिंग क्या होगी, टू अलाउ और परमिट, यानी किसी को अलाउ करना या परमिट देना है तो हम लेट्स यूज करेंगे। और किस फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। जबकि लेट्स हम कहा यूज, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह डॉग को बाहर ले जाती है। लेट्स, अब यहाँ लेट्स क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो लेट्स हम कहाँ यूज करेंगे, ये वाला। विद एन एपोस्ट्रोफी इज अ शॉर्ट फॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ लेट अस। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस। लेट अस विच इज यूज्ड फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट। ये कहाँ यूज होता है, सजेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जबकि लेट्स कहाँ यूज हो रहा था, अलाउ या परमिट के लिए, ठीक है। इट इज सिमिलर द मीनिंग ऑफ वी शुड, इसका मीनिंग वी शुड के जैसा ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, लेट्स लर्न मोर, चलो हम और सीखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स, यानी एपोस्ट्रोफी वाला एस लगाना है या सिंपल एस लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है, हिज मदर डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। माताजी उसे आधी रात तक टीवी अब क्या कर रही हैं, अलाउ कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट्स। अलाउ करने के लिए हमें ये लिखना था। नेक्स्ट क्या है, डैश होप फॉर बेस्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, हमें सजेशन देना है या रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा वाला एपोस्ट्रोफी वाला लेट्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो हम जो है अच्छे के लिए दुआ करते हैं। डैश शी वॉज इट ऑन द मेनू। अब चलो देखते हैं कि मेनू में क्या है, तो चलो देखते हैं के लिए क्या यूज होगा, लेट्स। लेट्स सी व्हाट इज द मेनू। अगेन द टीचर द चिल्ड्रन प्ले। शिक्षक ने छात्रों को खेलने के लिए अब क्या दिया, परमिशन दिया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, लेट्स। ही डैश हिज डॉग टू गो आउट, तो यहाँ पे वो अपने कुत्ते को जाने की क्या दे रहा है, परमिशन, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, लेट्स। और यहाँ पे देखिए डैश गो फिनिश, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेट्स गो फिनिश, चलो खत्म करते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है बच्चों, ये वाला जो लेट्स है एपोस्ट्रोफी वाला, ये हमेशा वाक्य के शुरुआत में यूज हो रहा है, जबकि जो हमारा ये वाला लेट्स है जो केवल सिंपल एस है, ये हमेशा किसी ना किसी नाउन के बाद यूज हो रहा है बच्चों। एक्टिविटी क्या है बच्चों, एक्टिविटी है राइट सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंस इन योर नोटबुक। स्टीफन हॉकिंस ने जो भी डिस्कवरी की हैं उन्हें आपको अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद लास्ट में स्टीफन हॉकिंस के द्वारा कही गई एक बात है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। बुद्धिमत्ता परिवर्तन को अपनाने की क्षमता है, ये कहा गया है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। यानी हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आता है तो उसको हम किस तरह से अपनाते हैं, यही हमारी इंटेलिजेंस को शो करता है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।